everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Nisha, your biology teacher, and today we are going to continue the series that we have started. So this is going to be the lecture number 4 of the chapter excretory products and their elimination. Till now we have completed counter current mechanism. वहाँ तक हो गया था. I'm hoping कि आप सब रिवाइज करके आए हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और कोई भी डाउट नहीं है. ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Okay, so let's start. So the topic that we will study today, it's the regulation of kidney function. काफी important है. Mechanism पढ़ेंगे हम. Juxtaglomerular apparatus, hypothalamus and heart. Okay, so this is going to be the part that we will cover today. ठीक है, फिर हम कुछ questions करेंगे. काफी सारे questions मैं लेकर आई हूँ, and that will be done. Like that will be okay. That's it. So the topic that we will cover today is just the regulation of kidney function. खुद में थोड़ा बड़ा टॉपिक है, समझने वाला भी है, इसलिए मैंने इसको और किसी के साथ मिक्स नहीं किया. नेक्स्ट क्लास में हम मिक्सचरेशन एंड डिसऑर्डर्स को एक साथ डील कर लेंगे. ओके, सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट. So the functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, juxtaglomerular apparatus, and to a certain extent the heart. So what you have to remember in this line ये कि रेगुलेशन जब हम करेंगे किडनी फंक्शन का, सी रेगुलेशन का मतलब होता है या तो आप उसका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, कोई भी नॉर्मल फंक्शनिंग होता है, या तो आप उसको इंक्रीज करो या आप उसको डिक्रीज करो. दिस इज व्हाट द रेगुलेशन मीन्स. यही होता है रेगुलेशन का मीनिंग. ओके, तो रेगुलेशन हम कर रहे हैं हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से. हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म आप पूरे बॉडी की फंक्शनिंग को सिर्फ दो सिस्टम से रेगुलेट करते हैं. एक है नर्वस सिस्टम और एक है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म. हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें हम हाइपोथैलेमस को इन्वॉल्व करेंगे. एंड हाइपोथैलेमस आप सबको पता है, दैट इज इट इज अ पर्टिकुलर एंडोक्राइन ऑर्गन दैट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और एज एन एंडोक्राइन हार्मोन भी रिलीज करता है. जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, लास्ट क्लास याद करो, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, बताया था मैंने वो वायर का एग्जांपल देकर मोडिफिकेशन. ओके, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ दिस जीजीए इज गोइंग टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी. एंड देन फाइनली वी विल स्टडी अबाउट द हार्ट. हार्ट भी इन्वॉल्व है. ठीक, चले स्टार्ट करते हैं. सो रेगुलेशन इज डन बाय 3. वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट देम. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस, फिर हम पढ़ेंगे जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस. इसी में रास मैकेनिज्म है, इसी में रास आता है, इंपॉर्टेंट है. और फिर थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में. इनिशियल्स दो मैं बता दूं, हाइपोथैलेमस जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का मोर और लेस काम एक जैसा है, एक ही काम करेगा. मतलब अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करेंगे दोनों, एंड हार्ट हमेशा एंटागोनिस्ट काम करेगा. अभी जब आप पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल में तो आपको समझ में आ जाएगा. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द हाइपोथैलेमस फर्स्ट. So osmoreceptors in the body are activated by change in blood volume, body fluid volume and ionic concentration. कभी भी ध्यान से सुनो, थोड़ा सेंसरी ऑर्गन को ओपन कर लो और ध्यान से सुनते जाओ. कभी भी आपकी बॉडी में अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है, जैसे मान लो कि आपको पानी नहीं मिला, पानी खत्म हो गया, तो और आपने पानी दिन भर पानी नहीं पिया, तो बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया. बॉडी की जो फ्लूइड वॉल्यूम है ये कम हो गया. ठीक है, यही जो वाटर आप पीते हैं, अगर आप ब्लड का कॉम्पोजिशन याद करोगे, सो इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा प्लस ब्लड कॉर्पस्कल्स. प्लाज्मा है, प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है. ओके, वो प्लाज्मा अगर 90 से 92% वाटर से बन रहा है और पानी ही आपने कम पिया, तो क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा. तो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो रहा है इसके साथ साथ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, ठीक है. या आयनिक कंसंट्रेशन कम हो रहा है, आयनिक कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इनमें कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है. चेंज है ना, चेंजेस है. चेंजेस का मतलब कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है. तो अगर कम हो रहा है या फिर तीनों में से कुछ भी ज्यादा हो रहा है, दिस इज द कंडीशन, यही कंडीशन है. अगर इनमें से किसी में भी कोई चेंज आ रहा, या तो ये कम हो रहे हैं या फिर ये बढ़ रहे हैं, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स बॉडी की एक्टिवेट हो जाएगी.
ऑस्मोरिसेप्टर्स विल बी एक्टिवेटेड। ठीक है, एक्टिवेट होगा तो क्या, फिर आगे ये जब एक्टिवेट होता है ऑस्मोरिसेप्टर्स, सो दीज ऑस्मोरिसेप्टर्स विल सेंड सिग्नल, ये सिग्नल भेजेगा, दे विल सेंड सिग्नल टू whom, किसको भेज रहा है, हाइपोथैलेमस को, दे विल सेंड द सिग्नल टू हाइपोथैलेमस। ठीक है, एंड हाइपोथैलेमस विल डायरेक्ट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्या कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, एक कोई और नाम भी था ना, न्यूरो हाइपोफाइसिस, करेक्ट, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, न्यूरो हाइपोफाइसिस। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्यों कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि डायरेक्टली अंडर रेगुलेशन होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस हार्मोन बनाता है और उसे स्टोर करने के लिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे देता है, एक्सॉन के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कनेक्ट करता है, एक्सॉन के थ्रू हार्मोन्स को रिलीज करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, एंड द फंक्शन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज टू store and release hypothalamic hormone, hypothalamic hormone। हार्मोन बनता कहाँ, हाइपोथैलेमस में, स्टोर एंड रिलीज कहाँ से हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन। कौन सा हार्मोन है, दो है, नाम याद रखना, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। यहाँ इस चैप्टर में इस वैसोप्रेसिन का रोल आप देखोगे। ऑक्सीटोसिन आप रिप्रोडक्टिव में पढ़ते, रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है मैमरी ग्लैंड पे एंड यूट्रस पे कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है, तो मैमरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज करवाता है और यूट्रस से बेबी को बाहर लेकर आएगा। ठीक है, बट यहाँ इसका काम नहीं है, हम यहाँ सिर्फ वैसोप्रेसिन पे ध्यान देंगे। Okay, now comes to the paragraph. An excessive loss of fluid from the body can activate these receptors, which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone ADH, also known as vasopressin, from the neurohypophysis. कभी भी अगर आपके बॉडी में कम हो जाता है, क्या क्या, एक्सेसिव लॉस हो जाता है फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो गया, पानी कम पिया या फिर किसी भी रीजन से बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो रहा है, बस इतना याद रखना है, या ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है या आयनिक कंसंट्रेशन कम हो रहा है, क्या होगा फिर, इन चेंजेस आपका ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होगा। अब स्पेसिफिकली अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये रिसेप्टर सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को। ठीक, तो ये याद रखना, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड will send the signal, will activate the osmoreceptor, then it will send the signal to the hypothalamus to the posterior pituitary will release vasopressin। ठीक है, अब वैसोप्रेसिन क्या करेगा, it is going to help in the reabsorption of water from the latter parts of the tubule, thereby preventing diuresis। डायूरेसिस का मतलब होता है फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, बार बार हम वॉशरूम जा रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डायूरेसिस। उस चीज को कम करने के लिए, क्योंकि जितने बार आप यूरिन पास करेंगे उतने बार आप वाटर को रिलीज कर रहे हैं, एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं बॉडी से, एंड आप पानी भी नहीं पी रहे थे, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ऐसे ही कम था। अब बहुत ज़्यादा अगर यूरिन पास करोगे तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, एंड वी डू नॉट वांट दैट, हमारे बॉडी को ऐसा नहीं चाहिए। तो वो उस कंडीशन में एडीएच रिलीज करता है, दैट इज द वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल में डीसीटी, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, एंड कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है, वहां से वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करवाएगा। यहाँ देखो, याद करो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर था, वॉमिन कैप्सूल्स, देन पीसीटी, लूपोफिनले, डीसीटी, एंड देन द कलेक्टिंग डक्ट। ये एडीएच, ध्यान से सुनना, ये एडीएच क्या करेगा, ये जो लेटर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है, दैट इज द डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ एक्वापोरिन ऐड करता है। क्या ऐड करेगा बच्चा, एक्वापोरिन। व्हाट आर दीज, एक्वापोरिन।
एक्वापोरिन क्या है बताइए जरा, बॉटनी में पढ़ा है प्लांट वाले चैप्टर में। एक्वापोरिन इज अ वाटर चैनल, इज अ वाटर चैनल। तो अगर एक्वापोरिन ऐड कर दिया तो जो भी पानी है डीसीटी वाले, जो फिल्टर्ड डीसीटी से पास हो रहा है या कलेक्टिंग डक्ट से पास हो रहा है, वो यहां से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। दिस इज हाउ द एडीएच वर्क। एडीएच एक्वापोरिन डालता है, ये याद रखना है आपको। एक्वापोरिन इज अ वाटर चैनल दैट हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। Okay, is it clear? So an increase in the body, come to this line. ADH facilitates water reabsorption from latter parts of the tubule, thereby preventing diuresis. Diuresis का मतलब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर वापस से, frequent micturition, micturition, second, क्या है स्पेलिंग, micturition, ठीक है, frequent micturition. It results into loss of water from body, इसलिए हमें नहीं चाहिए। So ADS will be released. I hope now it is clear. Okay. An increase in body fluid volume can switch off the osmoreceptors. जैसे ही body fluid volume वापस से इंक्रीज हो जाएगा, आपने खूब सारा पानी पिया, तो देन वी डू नॉट वांट दिस थिंग, तब हमें नहीं, या तब हमें ये सब नहीं चाहिए। उस केस में ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या होंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे। और ये क्या होता है हर वक्त वापस से, चलो ठीक है, मैं वापस से बता देती हूँ, जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा बैक चले जाना वीडियो में यार। ठीक है, चलो देखो, यहाँ डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर था, देन ये पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, एडीएस कैसे वर्क कर रहा था ये मैंने बताया था आपको। हम यहाँ डालेंगे एक्वापोरिन। एक्वापोरिन इज अ वाटर चैनल। एक्वापोरिन क्या है, वाटर चैनल है, वाटर चैनल, नाम क्या बताया, एक्वापोरिन, ये याद रखना है। दैट इज हाउ द ADH work. Okay, so when ADH will act on it, it will add the aquaporin. Is it clear? ADH adds aquaporin. ठीक है, कहाँ एक्ट करेगा, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में। क्लियर है। सो व्हेन ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड, ये कब एक्टिवेट होता है, वापस से अंडरलाइन कर देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और जब कभी भी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम या आयनिक कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज आएगा तो ऑस्मोरिसेप्टर्स विल बी एक्टिवेटेड। ठीक है, अब ये रेगुलेशन 3 टाइप से था। हम पढ़े रहे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करने के लिए लॉस ऑफ फ्लूइड करवाना पड़ेगा। अगर किसी भी रीजन से आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है तो उस केस में हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजा जाएगा। ये ऑस्मोरिसेप्टर्स विल सेंड सिग्नल टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेगा। ठीक है, और हाइपोथैलेमस इट विल स्टिमुलेट्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दूसरा नाम क्या था याद करो जल्दी, अभी बताया है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसका नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस अभी सब एक्सप्लेन किया है, मैं बस लिख रही हूँ ताकि ये रहे। ओके, न्यूरोहाइपोफाइसिस ये रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। बट यहाँ पे इस चैप्टर पे हमें क्या फोकस करना है, वैसोप्रेसिन पे। ऑक्सीटोसिन नहीं कर रहे हैं, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में करेंगे। वैसोप्रेसिन क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का, रीअब्जॉर्प्शन of water from latter parts of the tubule। latter parts tubule का मतलब from DCT and collecting duct। कैसे करवाएगा, by adding aquaporin। ठीक है, thereby diuresis को प्रिवेंट कर रहा है। डायूरेसिस का मतलब क्या बताया मैंने, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, बार बार मिक्चुरेशन। यूरिन पास करने का मन करेगा, दैट विल रिजल्ट्स इनटू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम
बॉडी से पानी को बाहर एक्सक्रीट आउट करवा देगा. दैट वी डू नॉट वांट बिकॉज इट विल डिहाइड्रेट द बॉडी. तो उस केस में एडिस रिलीज हो जाता है. ठीक है, क्लियर है. अब कभी भी अगर वापस इंक्रीज हो गया तो डिक्रीज हो रहा था, समझ में आ रहा था ये सब कुछ हुआ. बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम पानी का भी बहुत ज्यादा पी ले. उस केस में वी डू नॉट वांट दिस थिंग. हमें नहीं चाहिए ये सारी चीजें. तो उस केस में ऑस्मोरिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएगा और एडिस रिलीज को सप्रेस कर देता है. ठीक है, तो ये सारा काम नहीं होगा. ठीक. एडिस कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट्स ऑन द ब्लड वेसल्स. अपार्ट फ्रॉम दिस ये एज ए वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर भी एक्ट करता है. So vasopressin, it is also a vasoconstrictor. ये याद रखना. कॉन्स्ट्रिक्टर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे. जैसे कभी गमले में पानी दिया ही होगा, है ना. तो हम क्या करते थे, पाइप से पानी देते थे. उसका जो माउथ होता है जहाँ से पानी बाहर आता है उसको अगर प्रेस करते थे तो वो बहुत प्रेशर में पानी आता था. और जब ऐसे छोड़ देते थे तो प्रेशर में पानी नहीं आता था बट ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आता था, है ना. लेकिन जब प्रेस करते थे तो ज्यादा प्रेशर से बहुत दूर तक जाता था. सेम चीज यहाँ है. कॉन्स्ट्रिक्टर होगा. कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब आप उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं. ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट जब करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. वैजो कॉन्स्ट्रिक्टर अगर कोई है दैट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. ओके, कहीं भी अगर आप पढ़ोगे वैजो कॉन्स्ट्रिक्टर इट इज गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. ठीक है, क्लियर. एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो मतलब ज़्यादा प्रेशर से वाटर आएगा, ज़्यादा प्रेशर से ब्लड आएगा. ये ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा और जीएफआर बढ़ जाएगा. समझ में आया. तो वापिस से चीज़ें रिटर्न हो गई. दैट इज हाउ द एडिट्स वर्क. वाटर रीअब्सॉर्ब करवा रहा है डीसीटी से और एज ए वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक्ट कर रहा है तो प्रेशर को भी मेंटेन कर लिया. ठीक, क्लियर. Now let's move forward to the next part. ये हो गया, एक ADH का हमने कंप्लीट कर दिया. Now the next one is the juxtaglomerular apparatus जो कि रेनिन है. रेनिन के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें. ठीक है. रेनिन के बारे में पढ़ेंगे. देखो अब ध्यान से सुनना, मतलब अभी तक भी ध्यान से ही सुन रहे थे बट थोड़ा एक स्टेप और ऊपर बढ़ रहे हैं. The juxtaglomerular apparatus play a complex regulatory role. A fall in glomerular blood flow, blood pressure, or GFR can activate the JG cells to release renin, which converts angiotensin in blood to angiotensin 1 and further to angiotensin 2. जेक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस क्या करता है, कभी भी, अभी देखो यहाँ पे बेसिक ही क्या था, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, आयनिक कंसंट्रेशन कम हो रहा है. इनमें अगर कोई भी चेंजेस होता है देन वी नीड टू रेगुलेट द किडनी फंक्शन. तो पहला रेगुलेशन हमने हाइपोथैलेमस से किया. बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया था तो हमने उसको मेंटेन कर दिया. ठीक है, ओके. अब हम सेम चीज को दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे, दैट इज द रास मैकेनिज्म, जिसमें जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कम फंक्शन कर रहा है. ओके. अब कह रहा है कि कभी भी अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या प्रेशर, अब ब्लड है, ब्लड प्रेशर बोलो या वही ब्लड प्रेशर से आपके जीएफआर में भी तो ब्लड आएगा ना. एफरेंट आर्टेरियोल लेकर आ रहा था, याद करो, ये एफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस में लेकर आ रहा था. तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो एफरेंट आर्टेरियोल, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसका प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना. अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो एफरेंट आर्टेरियोल जिस प्रेशर से ब्लड लेकर आ रहा है ये भी कम हो रहा है. तो अल्टीमेटली दैट विल अफेक्ट द जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, क्योंकि उसके प्रेशर, अगर प्रेशर कम होगा तो फिल्टर कम होगा, राइट. तो सेम चीज है, कभी भी अगर जीएफआर कम हो रहा है, ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है, या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो रहा है, या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, कोई भी इन तीनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन है, it will activates the JGA cells.
सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। और जब ये जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एक्टिवेट होता है, ये रिलीज करता है रेनिन। ध्यान से सुनना, रेनिन दो है। एक तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं RENNIN, डबल एन आई एन, राइट? ये वो नहीं है, ये सिंगल एन है। तो रेनिन, ये रेनिन will convert the angiotensin in blood to angiotensin 1 and angiotensin 2। ये इसको कन्वर्ट करता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसका पूरा मैकेनिज्म, हम पढ़ेंगे एक समरी फॉर्म में या एक स्लाइड में, जो आप एज ए समरी आप उसको ले सकते हैं। कभी भी आपको रास मैकेनिज्म अगर समझना है तो आप उस स्लाइड को फॉलो करो एक बार, बट उसके पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर वापस से वो करेंगे, फिर आ जाएंगे वापस से इस पे। ओके। Angiotensin 2, being a powerful vasoconstrictor, increases the glomerular blood pressure, thereby GFR. Angiotensin 2 activates adrenal cortex to release aldosterone. It causes reabsorption of sodium, water from the distal part of the tubule, leads to an increase in blood pressure, GFR. अभी ऐसा लग रहा होगा क्या क्या बोल दिया, क्या था ये सब? आओ देखो समझते हैं। यहाँ देखो, दिस इज अ मैंने कुछ यहाँ पे स्लाइड्स ला के रख दी है, ठीक है? अब समझना क्या होगा। कभी भी या तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो रहा है या प्रेशर कम हो रहा है, तो उस केस में जो आपका लिवर है, ठीक है, लिवर बहुत सारे चीजें बनाती है, तो इसमें से एक है एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजेन क्या है? ये एक बहुत लंबा प्रोटीन का चेन है, ठीक, बहुत लंबा प्रोटीन का चेन है, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजेन लिवर बना रहा है, ये आपके ब्लड में है, ब्लड प्लाज्मा में ये एंजियोटेंसिनोजेन है, ठीक है। अब कभी भी जेएफआर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस विल एक्टिवेट, JGA विल एक्टिवेट, और ये कहाँ प्रेजेंट है? किडनी में। सो किडनी के अंदर जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है ये एक्टिवेट होगा और ये रिलीज करेगा रेनिन, ठीक है। ये रेनिन विल एक्ट ऑन दिस एंजियोटेंसिनोजेन, ये रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजेन पे एक्ट करेगा और ये एक बहुत बड़ा सा प्रोटीन का चेन था, इसको चॉप ऑफ कर देगा, चॉप कर देगा, कट 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 काट देगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा सा लंबा सा चेन कट हो गया, अराउंड 10 अमाइनो एसिड्स के लगभग, ठीक है, याद नहीं रखना। तो एंजियोटेंसिनोजेन विल बी क्लीव्ड ऑफ बाय द रेनिन and it will be converted into angiotensin, angiotensin 1. Tensinosine will get converted into angiotensin 1. Sin 1. Now, this angiotensin 1 is not a functional. ये functional नहीं है, अभी भी ये functional नहीं है। It needs further cleaving. Further इसमें cleaving होगी। कौन करेगा? Now the next will be done by the lungs. अब आप बोलोगे lungs गलती से डाल दिया क्या मैम ने? lungs क्या कर रहा है यहाँ भी? lungs क्या करता है? ये रिलीज करता है ACE. Now what is ACE? ACE is angiotensin converting enzyme. Angiotensin converting enzyme है ये, ठीक। Now this angiotensin converting enzyme will act on this angiotensin 1 and it will convert this angiotensin 1 into angiotensin 2. Now this angiotensin 2, it is around 8 amino acids and this one is the functional, ये है functional, ठीक है। angiotensin 2 is the functional one. यहाँ तक कोई दिक्कत? सो सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजेन ये आपके ब्लड में प्रेजेंट है, कौन बना रहा है? लिवर बना रहा है, ठीक है। Angiotensin will be converted into angiotensin 1 by the action of the renin. Further on, this angiotensin 1 will get converted into angiotensin 2
by the ACE. ACE is the angiotensin converting enzyme released by the lungs. ठीक है यहाँ तक. अब ये angiotensin 2, this is a very powerful vasoconstrictor. अभी समझाया था ना, पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, कॉन्स्ट्रिक्टर. तो ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा. मान लो ब्लड वेसल्स है, उसका ल्यूमेन इतना बड़ा है, ठीक है, ये उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ऐसे. यहाँ देखो ऐसे, ये इतना बड़ा सा था, अब उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके तो छोटा बना दिया. अब जैसे ही इसका एरिया कम हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो मतलब एरिया कम हो रहा है ना. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. अगर एरिया कम है तो प्रेशर बढ़ जाएगा. बोलो हाँ या कि ना. P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए. अगर एरिया कम हो रहा है तो फोर्स, सॉरी, एरिया कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा. सेम चीज यहाँ हो रहा है. आपने कंस्ट्रक्टर है, एरिया कम कर दिया, एरिया कम होगा तो ब्लड फ्लो का प्रेशर बढ़ जाएगा. सो दिस वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इज द सेम थिंग. यहाँ देखो डायलेशन था तो ल्यूमेन बड़ा था, बट अब ये कॉन्स्ट्रिक्टर है तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर. प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज. अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा. याद करो ये हम पढ़ क्यों रहे थे, क्योंकि हमने देखा था कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या जीएफआर कम हो रहा है, राइट. फिर ये जीएफआर कम हो रहा है या ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, इस वजह से, राइट. तो अब हम उसको आपने मेंटेन कर दिया, ब्लड प्रेशर वापस से बढ़ा दिया, जीएफआर बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया. अब आपको वॉल्यूम भी बढ़ाना है, अब वॉल्यूम भी बढ़ाना है. तो एक काम तो आपने एंजियोटेंसिन 2 का देख लिया ना. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. ये एंजियोटेंसिन 2 अपार्ट फ्रॉम दिस, ये काम करने के अलावा ये एक काम और करता है. ये जाता है सुप्रारीनल ग्लैंड के पास. अब ये सुप्रारीनल ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड है. कौन सा ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड. यहाँ देखो किडनी है, किडनी के ऊपर जो आपको ग्लैंड दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज द एड्रिनल ग्लैंड. इसलिए इसे सुप्रारीनल भी कहते हैं, क्योंकि रीनल टर्म यूज होता है किडनी के लिए, उसके ऊपर है तो सुप्रारीनल. ठीक है. नाउ दिस, in this adrenal gland we have a part called as glomerulosa, zona glomerulosa. ठीक है. ये जोना ग्लोमेरुलोसा पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. Corticoids. Now one of the mineralocorticoid is the aldosterone. And this aldosterone will act on the latter part of the nephron. Latter part of the nephron अगर मैं बनाऊं तो ये डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, पीसीटी, लूपोफिनले, पीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. ये एल्डोस्टेरोन बच्चा इस डीसीटी पे और इस कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा. और ध्यान से सुनते जाना बस, ठीक है, बहुत अच्छा है. यहाँ पे ये एक्ट करता है और इस पे से डीसीटी से या कलेक्टिंग डक्ट से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा. सोडियम विल बी रीअब्सॉर्ब्ड by the action of aldosterone. This is the difference between the ADH and the aldosterone. देखो ADH के केस में वो एक्वापोरिन डाल के वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा रहा था, बट यहाँ एल्डोस्टेरोन सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवा रहा है. अब एक कॉन्सेप्ट याद रखना वाटर का. वाटर हमेशा ही डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता है. मतलब जिस तरह पानी कम है, पानी हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाएगा. जहां पानी ज्यादा है, जहां पानी कम है, जैसे यहाँ मान लो मोर वाटर है, ठीक है, और यहाँ लेस वाटर है, तो वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम मोर वाटर टू लेस वाटर. ये कॉन्सेप्ट होता है वाटर का. ठीक है. मोर वाटर कहाँ होगा? डाइल्यूटेड के केस में. लेस वाटर कहाँ होगा? कंसंट्रेटेड के केस में.
ठीक है। अब खुद सोचो, यहाँ पे आपने रीअब्जॉर्प्शन करवाया सोडियम का। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? वही जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज था। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में आप रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं। दैट कैपिलरीज, ध्यान से सुनते जाओ, वो जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज था उसमें आप रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं सोडियम का। तो सोडियम प्लस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में बढ़ जाएगा। तो कैपिलरीज का कंसंट्रेशन कैसा होगा? हाइपो या हाइपर? मोर कंसंट्रेटेड है तो हाइपर हो जाएगा। ठीक। और जस्ट इस कैपिलरीज के पास आपका फिल्ट्रेट है ना, ये डीसीटी है ना, देखो डीसीटी है, डीसीटी जस्ट इस कैपिलरीज के नीचे डीसीटी है, मतलब नीचे ऊपर आसपास ही। ठीक है। तो यहां से आपने सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाया, जिसकी वजह से जो कैपिलरीज है वो हाइपरटोनिक हो गया और डीसीटी हाइपो हो गया। और अभी आपने पढ़ा कि पानी हमेशा डाइल्यूटेड यानी कि हाइपो से हाइपर की तरफ जाता है। तो पानी ऐसे फ्लो करता है, डिफ्यूजन मेथड, है ना। तो आपने कैसा कंसंट्रेशन बना दिया? डीसीटी को हाइपर कर दिया और कैपिलरीज को हाइपर कर दिया। अब वाटर की तो टेंडेंसी है कि वो हाइपो से हाइपर जाएगी, वो हाइपो से हाइपर जाएगी। तो लो, वाटर डीसीटी से निकल के चला गया कैपिलरीज में, and that is how water will also get reabsorbed by the aldosterone। एडीएस के केस में, यहां देखो, एडीएस के केस में एक्वापोरिन डाल रहे थे तब वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा था। ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं कर रहा, Na+ के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। बट एल्डोस्टेरोन तो Na+ को कर रहा था ना। बट उस Na+ को रीअब्जॉर्प्शन करवाने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी इज हाइपर एंड डीसीटी बिकम्स द हाइपो, वाटर विल फॉलो इट बैक। So that is the difference between the working mechanism of ADH and aldosterone. I hope now this is clear. That was the RAS mechanism for you. ये है RAS mechanism, ठीक है। RAS mechanism, रेनिन, फुल फॉर्म याद रखना, रेनिन angiotensin aldosterone system. Okay, so renin angiotensin aldosterone system. Now I hope that it's clear. ठीक, अब ये लाइन को फिर से पढ़ो, अब सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो, angiotensin 2 being a powerful vasoconstrictor increases the glomerular blood pressure and thereby GFR. Angiotensin 2 activates the adrenal cortex to release aldosterone. It causes reabsorption of sodium and water from the distal part of the tubule. This also leads to an increase in blood pressure and GFR. This complex mechanism is generally known as renin-angiotensin-aldosterone system, RAS mechanism. RAS, ये पूरा जो आपने पढ़ा वो RAS ही था। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वापस से लिख रही हूँ, रेनिन angiotensin aldosterone system। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, ना नेक्स्ट एंड द लास्ट। अभी तक जो आपने पढ़ा एडीएच के केस में या फिर आपने पढ़ा एल्डोस्टेरोन, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द GFR, इंक्रीजिंग द प्रेशर, इंक्रीजिंग द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। और वो सब कब एक्टिवेट हो रहे थे? जब आपका ब्लड प्रेशर कम है या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम है, कम पे। अब बताओ, ऐसा भी तो सिचुएशन होगा ना कि ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा है, कॉन्टिन्यूसली ज्यादा पानी पी लिया, है ना, हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है। तो कम पे तो देख लिया, अब ज्यादा पे देखो क्या होगा। कभी भी अगर आपका जो हार्ट है ना, हार्ट को बहुत हाई ब्लड प्रेशर से ब्लड अगर मिलता है, वो एट्रिया के वॉल को, हार्ट में 2 चैम्बर्स थे एट्रिया और 2 चैम्बर्स थे वेंट्रिकल, तो जो एट्रिया के वॉल्स है वो रिसीव करते हैं ब्लड को। कभी भी अगर एट्रिया के वॉल को अगर हाई प्रेशर में ब्लड मिलता है, so an increase in blood flow to the atria of the heart, it can cause the release of atrial natriuretic factor। ये क्या करेगा? ANF
को रिलीज करवा देगा फ्रॉम द हार्ट। सॉरी फॉर दिस। ये एनएफ को रिलीज करता है, नाम याद रखना, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर को रिलीज करवाता है हार्ट से। दिस एनएफ इट वर्क्स अपोजिट टू द रास एंड द एटीएच, ठीक है, उसके अगेंस्ट काम करेगा, तो इट विल कॉज द वेजोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, thereby decreases the blood pressure. ANF mechanism therefore act as a check on the renin angiotensin aldosterone mechanism. चेक का मतलब वो जो उसके अगेंस्ट काम कर रहा हो। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ANF वर्क, इट इज एंटागोनिस्टिक टू RAS, ये याद रखना। तो ANF कब आ रहा है? जब आपका GFR बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है, या प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। इन तीनों ही केस में ANF विल बी रिलीज्ड। क्वेश्चन एक और याद रखना, कहां से रिलीज होता है? एट्रिया ऑफ द हार्ट से, हार्ट के एट्रिया से, ठीक है। सो दैट्स इट, वी आर डन विद द मैकेनिज्म। आई होप कि सेशन इंटरेस्टिंग था, आपको मजा आया हो। और चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से, आज के सेशन पे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायरेटिक हॉर्मोन? अभी पढ़ाया है। ADH किसे कहते हैं? ऑप्शंस ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, एड्रेनलिन, एल्डोस्टेरोन। वैसोप्रेसिन है, इतना आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हेन अमाउंट ऑफ ADH डिक्रीजेस इन ब्लड मिक्चुरेशन, जब ADH कम होगा तो मिक्चुरेशन क्या होगा? देखो ADH क्या कर रहा था? ADH was responsible for the reabsorption of water। तो पानी अगर रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं तो यूरिन कैसा बनेगा? यूरिन विल बी कंसंट्रेटेड, है ना, कम जाओगे, मिक्चुरेशन विल डिक्रीज, मिक्चुरेशन विल डिक्रीज, कम हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ था ना, इट इज गोइंग टू प्रिवेंट द डायूरेसिस, ठीक है। बट ADH यहां कह रहा है कि डिक्रीज हो गया। जब रीअब्जॉर्प्शन ADH था तो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, तो यूरिन कंसंट्रेटेड एंड मिक्चुरेशन डिक्रीज हो रहा था। बट जब ADH डिक्रीज है तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। तो इस ADH विल बी डिक्रीजिंग, तो रीअब्जॉर्प्शन कम, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल डिक्रीज, यूरिन विल बी डाइल्यूटेड, यूरिन डाइल्यूटेड एंड मिक्चुरेशन इंक्रीजेस। अगर ADH कम होगा तो बार बार यूरिन पास करना पड़ेगा, सो मिक्चुरेशन विल इंक्रीज। ऑप्शन A विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following statement is correct with respect to regulation of kidney function? And the options: option A, during summer when body loses lots of water by evaporation, the release of ADH is suppressed. B, when someone drinks lots of water, ADH release is suppressed. C, exposure to cold temperature stimulates ADH release. And D, an increase in glomerular blood flow stimulates formation of angiotensin 2. देखो कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के लिए। A, during summer when body loses lots of water by evaporation, जब evaporation होता है, स्वेटिंग होता है, तो काफी पसीना आता है, उस केस में ADH का रिलीज सप्रेस हो जाता है। नहीं, उस केस में पानी आप इवापोरेट हो रहा है ना, स्वेटिंग से रिलीज हो रहा है, तो पानी बचाना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो उस केस में ADH सप्रेस नहीं होगा, रिलीज किया जाएगा, तो ये गलत है। When someone drinks lots of water, ADH release is suppressed. हाँ, अगर पानी बहुत ज़्यादा है आपके बॉडी में, so you do not need to release the ADH, तो ADH release suppress हो जाएगा। This is true. Exposure to cold temperature stimulates ADH release. अगर हम ठंडे टेम्परेचर पे जाते हैं तो आप देखना ठंडे के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस केस में ADH का रिलीज कम हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा रिलीज का यूरिन मिक्चुरेशन करते हैं। An increase in glomerular blood flow stimulates formation of angiotensin 2. Increase नहीं, decrease अगर होगा तो angiotensin 2 बनेगा। So this is wrong. Correct बताना था, option B will be the answer.
नेक्स्ट, विच मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, वेजोडाइलेशन एंड लॉस ऑफ सोडियम? कौन सा मैकेनिज्म है जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, वेजोडाइलेशन होगा और सोडियम का लॉस होगा, मतलब रीअब्जॉर्प्शन नहीं? दैट विल बी द एएनएफ मैकेनिज्म, क्योंकि रेनिन और एडीएस तो इंक्रीज कर रहा है ना, वेज बोथ आर वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, तो ये तो नहीं होगा, एएनएफ इसके अगेंस्ट काम करता है, सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। Next, given below are two statements, choose the correct option. Statement 1, osmoreceptors in the body are activated by changes in blood fluid volume. Okay. Second, an increase in blood fluid volume can activate osmoreceptors and stimulate ADS release. देखो कह रहा है statement 1 में osmoreceptors in the body are activated by changes in blood fluid volume. कभी भी अगर blood fluid volume आपके body में change होता है, दैट विल एक्टिवेट्स द ऑस्मोरिसेप्टर्स। हाँ, फर्स्ट लाइन ही यही था जब हम स्टार्ट किया था पढ़ना, तो सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेकेंड, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम कैन एक्टिवेट ऑस्मोरिसेप्टर। अगर ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इट विल एक्टिवेट द ऑस्मोरिसेप्टर्स। अगर ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होगा और एडीएच रिलीज करेगा? नहीं। इंक्रीज अगर है तो क्यों करना है, नहीं करना है, ये गलत है। डिक्रीज होगा तब करेगा ना, ठीक है। सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। सो सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीजेस द ब्लड वॉल्यूम बाय। कैसे ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करवाता है एंजियोटेंसिन 2? signaling DCT to reabsorb more NaCl water, stimulating adrenal gland to release aldosterone by stimulating the release of ADH. angiotensin 2 ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करवाता है, डीसीटी को सिग्नल भेजता है कि NaCl वाटर को रीअब्सॉर्ब करो, ठीक है, ओके। एड्रिनल ग्लैंड को बोलता है कि एल्डोस्टेरोन रिलीज करो, ठीक है, और एडीएच को भी रिलीज होना और स्टिमुलेट करवाएगा। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। हाउ डज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम रेगुलेट्स किडनी फंक्शन? रियास मैकेनिज्म से कैसे किडनी फंक्शन रेगुलेट होता है? बाय इंक्रीजिंग द जीएफआर को बढ़ाकर, बाय डिक्रीजिंग सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, नहीं, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को याद करो, बताया था, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को तो क्या करवाएगा, इंक्रीज करवाएगा, है ना, इंक्रीज करवाएगा और हाइपर बनाएगा, और यहाँ हाइपो बन जाएगा, तो पानी अपने आप फॉलो बैक करेगा इसको, ठीक है। इंक्रीजिंग जीएफआर, ठीक है, ये गलत है। बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग द एफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके ये किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है। एफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके किडनी फंक्शन को रेगुलेट करेगा। रेनिन, हाउ डज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम रेगुलेट किडनी फंक्शन? जी, इंक्रीजिंग द जीएफआर, कॉन्स्ट्रिक्टिंग द एफरेंट आर्टेरियल, गलत है। बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ एटीएच, ये भी गलत है, ओके। सो कैसे काम किया? बाय इंक्रीजिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर बढ़ा दिया, ठीक, हाँ, ठीक है। इसमें दो आंसर होगा, ये भी आंसर है ना, एफरेंट आर्टेरियल, ऑप्शन सी नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को रहने दो, ठीक है। A decrease in blood pressure और वॉल्यूम will not cause the release of। अगर ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या नहीं करेगा? अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये एएनएफ को रिलीज नहीं करेगा, डिक्रीज हो रहा है तो अब इंक्रीज करवाना है ना, सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। एनएफ मैकेनिज्म एक्ट्स एज अ चेक ऑन द, अभी पढ़ा है, एनएफ इज अ check on the renin angiotensin mechanism. Okay, so that's it, that was, ठीक है। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, that will be the micturition and the disorders. Okay, so that's it, thank you everyone, bye bye.